बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करते हैं। मान लीजिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, 3 वेक्टर दिए हैं, उनके घटक के रूप में भी दे रखा है कि ए वेक्टर हमें दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर दिया है हमें बी वेक्टर इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और ए वेक्टर और दिया है सी वेक्टर इक्वल टू C1, इसके घटक है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। समीकरण 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया। और बच्चों, हमें प्रूव करना है, दर्शाना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमें सिद्ध करना है। और बच्चों, जहाँ हम गुणधर्म पढ़ रहे थे दो सदिशों का सदिश गुणन, वहाँ पे भी हमने देखा था, ये वितरण नियम से हमने देखा था, वितरण नियम से है ये। तो बच्चों, इसको आज हम प्रूव करते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कैसे आया ये भी इम्पोर्टेंट है कि वितरण नियम क्या है, ये किस बराबर होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। और ये इसके बराबर कैसे होता है वो हम सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, तो पहले तो हमें निकालना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे समीकरण 2 और 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप। ऐसे ही के कैप के साथ में ये घटक हो जाएंगे अपने पास में B3 प्लस C3 के कैप, ये हमने जोड़ दिया। इसको दे देते हैं समीकरण 4। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड से, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेके चलना है। तो देखिएगा, और इसके सोल्व करने के लिए हम सारणी की सहायता ले लेते हैं। और ए वेक्टर हमारे पास समीकरण 1 से है और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का योग समीकरण 4 से है, इसलिए इज इक्वल टू, इसको हम सारणी की सहायता से हल कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। देखिएगा, तो ए वेक्टर के घटक लिख देते हैं पहले A1 A2 A3। ऐसे बी और सी इसके घटक लिखेंगे, अर्थात समीकरण 4 से यहाँ पे लिखेंगे B1 प्लस C1, यहाँ पे लिखेंगे B2 प्लस C2, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे B3 प्लस C3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सारणी की सहायता से, इसलिए आई कैप इक्वल टू, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है, तो यहाँ पे A2 B3 प्लस C3 माइनस, या इसको मल्टीप्लाई करना है A3 B2 प्लस C2, ऐसे ही माइनस जे कैप। देखिए बच्चों, अब की बार इसको छोड़ना है अर्थात इससे करना है, तो A1 B3 प्लस C3 माइनस यहाँ से A3, ये होगा B1 प्लस C1 प्लस के कैप। यहाँ पे देखो बच्चों, A1 B2 प्लस C2 माइनस ये माइनस A2 B1 प्लस C1। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा,
आई कैप A2B3 प्लस A2C3, यहाँ पे भी माइनस A3B2 माइनस A3C2, इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो A2B3, A2 को C3 से किया तो A2C3, ऐसे ही माइनस A3B2 माइनस से किया तो माइनस A3C2। अब के घटक देख लेते हैं, जे के घटक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A1 को करते हैं B3 से तो A1B3 प्लस A1C3, अब यहाँ पे करना है माइनस A3B1 और माइनस A3C1। अभी अपन करते हैं के घटक प्लस के कैप, तो देखिए यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये होगा A1B2 प्लस A1C2 माइनस, अभी A2 से करते हैं तो A2B1 माइनस A2C1। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, अब अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ से देखो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये आई कैप A2 के घटक लेते हैं अपन, पहले अपन A2 के घटक लेते हैं। तो देखिए हमें सिद्ध करना है A इंटू C और A इंटू B और क्रॉस B इंटू C, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसी हिसाब से लिख लेते हैं, ये हमें A के साथ में A B और A C। तो पहले अपन B के A के और B के घटक लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से हमें सोल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं और इसके साथ में यहाँ लिखते हैं अपन A2B3। अभी B के घटक ये C का है तो ये यहाँ पर है एक, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस A3B2। एक बार फिर लिखते हैं माइनस, देखो बच्चों अब की बार जे कैप को लगाते हैं, दो बचे हैं उसके आई के साथ और लिखेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो बच्चों जे के साथ में देखिएगा, तो जे के साथ में माइनस जे लिया तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ से देखो A3 ये लिया अपने पास में, तो अपन इसको लिखेंगे B के घटक। तो यहाँ पे देखो एक बार अपने आएगा B और C में ये से लेना है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो यहाँ पे अपन माइनस कॉमन ले लिया तो A1B3 और यहाँ पे इसको लिख देंगे माइनस A3B1। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस A1B3, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस A3B1 प्लस यहाँ पे लिखते हैं के कैप, और के कैप में यहाँ पे देखो हमें A और B के चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं A1B2 और A1B2 है तो यहाँ C का है ये, तो यहाँ लिखेंगे माइनस A2B1 प्लस। अब देखो बच्चों ये प्लस, अब बचे हुए हैं वो भी लिखते हैं अपन। तो आई कैप के साथ बचे हुए कौन से हैं, ये ले लिया हमने, ये नहीं लिया, तो यहाँ लिख देते हैं अपन A2C3 और ये वहाँ पे माइनस A3C2, ये हो गए आई कैप के। माइनस जे कैप के साथ में देखो बच्चों, यहाँ से जे कैप के साथ में देखिएगा, तो यहाँ से अपन करते हैं, ये ले लिया ए बी का ले लिया, सी का नहीं लिया हमने, तो ये लेना है हमें, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन, यहाँ से देखो A1C3 और यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस A3, ये देखो A3C1। ऐसे ही के कैप के घटक देखिएगा, के कैप में ए बी लिख लिया, ये नहीं लिखा, तो A1C2 ये लिख लिया, ये नहीं लिखा, माइनस A2C1। अब देखो बच्चों यहाँ से देखिए इज इक्वल टू आई के साथ ये आई के, ये जे के और ये के, तो इसको अपन लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे A1 A2 A3 और यहाँ पे B1 B2 B3, ऐसे ही प्लस यहाँ पे भी इसके साथ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे A1 A2
A3, यहाँ पे C1 C2 C3। अब देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करते हैं, इसको देते हैं समीकरण 4 दिया है तो इसको 5 दे देते हैं, इसको दिया समीकरण 5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, समीकरण 5 ही प्राप्त होगा हमारे पास में। देखिएगा इसको सोल्व करते हैं तो आई कैप ये छोड़ना है, तो A2B3 माइनस A3B2 माइनस जे कैप के साथ देखो यहाँ से लेना है A1B3 माइनस यहाँ पे A3B2B1 प्लस के कैप देखो के साथ में A1B2 माइनस B1A2, ऐसे ही प्लस ये इसको सोल्व करते हैं तो आई कैप यहाँ पे A2C3 माइनस A3C2 माइनस जे कैप, यहाँ पे देखिएगा तो A1C3 माइनस C1A3, ऐसे ही के घटक लिख लेते हैं तो के कैप इसको करेंगे सोल्व तो A1C2 माइनस C1A2, समीकरण दिया इसको हम 6। अब देखो बच्चों समीकरण 5 और 6 एक ही है, A2C3, यहाँ पे देखो बच्चों समीकरण 5 और समीकरण 6 एक ही है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा समीकरण 5 है, A2B3 माइनस A3B1 आई के साथ में, तो A2B3 माइनस A3B1 आई माइनस जे के साथ में A1B3 माइनस A3B1, ये जे के साथ में देखिए माइनस ये रहा A1B3 माइनस यहाँ से बच्चों ये रहा A1B3 माइनस A3B1, ऐसे ही के साथ में देखो A1B2 माइनस A2B1, तो यहाँ भी देखो बच्चों के साथ में A1B2 माइनस B1A2। अब दूसरा प्लस आई के घटक देखो A2C3 माइनस A3C2, तो यहाँ पे A2C3 ये देखिए बच्चों A2C3 माइनस A3C2 माइनस जे कैप के साथ में A1C3 माइनस यहाँ पे देखिए A1C3 माइनस A3C1 प्लस के कैप के साथ में A1C2 माइनस A2C1, तो ये समीकरण 5 और समीकरण 6 बराबर प्राप्त हो रहे हैं, तो समीकरण 5 बराबर, इसलिए समीकरण 5 व समीकरण 6 बराबर हो रहे हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं, इस रूप को क्या लिख सकते हैं अपन लिख देंगे, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है अपना ए क्रॉस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस यहाँ पे देखिएगा ये क्या है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड ही था वो प्राप्त हो गया, ये सिद्ध हुआ। तो इम्पोर्टेंट था बच्चों, ऐसे हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिया। सिंपल है, हमने ए घटक, एक ए वेक्टर है उसके घटक लिया A1 A2 A3, ऐसे ही बी के लिए B1 B2 B3, ऐसे ही हमने सी वेक्टर लिया उसके घटक C1 C2 C3, फिर बी और सी के वेक्टर को हमने जोड़ दिया तो B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। फिर हमने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, इसको हमने सारणी की सहायता से हल किया तो ये इसके बराबर प्राप्त हो गया, और यही हमें प्राप्त करना था। तो ये बच्चों सिद्ध है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए वेक्टर 0 है या अथवा बी वेक्टर भी 0 वेक्टर के बराबर है, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होता है।
क्या विलोम भी सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, पहले तो अपन यहाँ से देखते हैं, अगर ए वेक्टर 0 है तो ए वेक्टर का परिमाण भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ बी वेक्टर 0 है तो बी वेक्टर का परिमाण भी हमारे पास में क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप। ये हम पढ़ चुके हैं, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम ए वेक्टर का परिमाण को 0 रखते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको 0 रखा तो ये है बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप, और ये 0 के बराबर होगा। या हमने दोबारा ए वेक्टर बी वेक्टर के परिमाण को 0 के बराबर रखा तो ये 0 के रखा, ये साइन थीटा एन कैप, तभी भी ये 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 प्राप्त होगा। कौन सी कंडीशन में, या तो ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो या दोनों 0 हो, तो या इसका परिमाण भी 0 होगा इसका परिमाण भी 0 होगा, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के बराबर होगा। अब बोल रहा है कि उसका उल्टा देखना है, अर्थात उसका विलोम। अब हमें 0 के बराबर नहीं लेना है ए वेक्टर को, और बी वेक्टर को 0 के बराबर नहीं लेना है। मान लेते हैं, देखिएगा बच्चों, अब उसके उल्टे की बात कर लेते हैं, अर्थात ए वेक्टर को अपन 0 के बराबर नहीं लेते हैं और बी वेक्टर को भी 0 के बराबर नहीं लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, माना ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप। ऐसे ही मान लेते हैं कि बी वेक्टर को भी हम कुछ भी मान लेते हैं, 10 आई कैप मान लेते हैं। ये 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, और उसके लिए हम सारणी की सहायता कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पे 5 0 0, इसके घटक होंगे 10 0 0। तो देखिएगा, अब इसको सोल्व करते हैं, तो आई कैप, तो यहाँ से ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, तो 0 - 0 0 - 0 माइनस जे कैप के लिए देखो 0 - 0, तो ये भी 0 - 0 प्लस के कैप के लिए देखो 0 - 0 0 - 0, अर्थात ये 0 के बराबर हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। कब हो गया, जब ए वेक्टर भी 0 के बराबर नहीं था और बी वेक्टर भी 0 के बराबर नहीं था, अर्थात ऐसी स्थिति में भी इसके 0 के बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विलोम सत्य नहीं है, उसका उल्टा सत्य नहीं है। जब ए वेक्टर बी वेक्टर 0 के बराबर है तो ए क्रॉस बी 0 के बराबर हो रहा है, परंतु ए वेक्टर को भी 0 के बराबर नहीं लिया और बी वेक्टर को भी 0 के बराबर नहीं लिया, फिर भी हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का 0 के बराबर मिल गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेक्टर 0 हो तभी ये 0 हो, ये 0 ना हो तभी भी 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं, ए के बी और सी हमें शीर्ष दे रखे हैं, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात हमें 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक लेकर के उसका सूत्र लगा देंगे। तो देखिएगा, यह हमें दिया है, त्रिभुज है, त्रिभुज दे रखा है, मान लेते हैं त्रिभुज हमने ये ले लिया, ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, और इसके शीर्ष दे रखे हैं 1 1 2, बी के शीर्ष दे रखे हैं 2 3 5, ऐसे ही सी के शीर्ष देखें 1 5 5। तो बच्चों हमें पहले निकालना है ए बी वेक्टर निकालना है और ए सी वेक्टर निकालना है, वो हम जानते हैं स्थिति सदिश से। इसलिए ए बी वेक्टर 2 - 1 अर्थात आई कैप, 3 - 1 लेते हैं तो प्लस 2 जे कैप, ऐसे ही 5 - 2 प्लस 3 के कैप। ये हमें ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए बी स्थिति सदिश, इसको दिया समीकरण 1। ऐसे अपन निकाल लेते हैं ए सी सदिश, ए और सी सदिश, ये सदिश निकाल लेते हैं अभी। तो देखिए ये माइनस ये, अर्थात 0 आई कैप, 5 - 1 तो 5 - 1 प्लस 4 जे कैप, ऐसे ही 5 - 2 प्लस 3 के कैप, इसको दिया समीकरण 2। तो हमने
ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लिया। मान लेते हैं कि जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है वो ए वेक्टर है, ऐसे ही ए सी वेक्टर है वो बी वेक्टर है, ये हमने माना। और हम जानते हैं अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, ये होता है, ये हम जानते हैं। तो पहले तो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। अर्थात देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो सारणी की सहायता से आई कैप जे कैप के कैप। तो समीकरण 1 से देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके घटक 1 2 3। और समीकरण 2 से देखिएगा 0 4 3, तो बी के घटक लिख देते हैं 0 4 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसीलिए आई कैप इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो 2 × 3 तो 6 माइनस 4 × 3 तो ये हो गया 12 माइनस जे कैप के लिए देखो बच्चों 3 माइनस 0 प्लस के कैप के लिए देखिएगा 4 माइनस 0। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो आई कैप यहाँ से हो जाएगा माइनस 6 आई कैप, तो इसको लिख देते हैं माइनस 6 आई कैप। यहाँ पे देखिए माइनस 3 जे कैप और यहाँ पे प्लस 4 के कैप, इसको दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का परिमाण निकाल लेते हैं, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू 36 प्लस 9 प्लस 16 का अंडर रूट ले लेते हैं। देखिएगा इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू, हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखो ये हो गया 1, तो ये 61 का अंडर रूट। हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, अर्थात परिमाण यहाँ से लिख देंगे तो √61/2, तो ये उसका एरिया हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और ऐसे ही हम समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, और ए क्रॉस बी के लिए हमें सारणी की मदद लेनी है, और सारणी की सहायता से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उनका मापांक मोड निकालेंगे, अर्थात उसका परिमाण निकालेंगे, और फिर फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न संख्या 9 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।